आज बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि $1 इज़ इक्वल टू 272 रुपीज़ इन पाकिस्तान। तो ऐसा क्यों है? कौन है जो इनकी वैल्यू को देखता है या जो इनकी वैल्यू को तय करता है? क्यों गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत सारे नोट प्रिंट करके, बहुत सारी करेंसी को प्रिंट करके लोगों में बांट सकती है और उनकी गुर्बत को ख़त्म कर सकती है? तो ऐसा करने के लिए या ऐसा ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ मनी एवोल्यूशन, कि पैसा हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। पैसा आजकल के दौर में हर एक किसी की नीड है, और इस नीड को पूरा करने के लिए अगर आपने किसी चीज़ को बाय करना है या सेल करना है तो वो पैसे में ही ट्रेड होती है। और ये पैसा कैसे एवोल्यूशन में आता है और इसकी क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में हम आज मज़ीद बात करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे पास अगर एक सेकंड हैंड फ़ोन है और मैं उसको सेल करना चाहता हूँ और मैं उसकी प्राइस खुद सेट करूँगा। फॉर एग्जांपल एक फ़ोन है, मैं उसको यूज़ फ़ोन है, मैं उसको सेल कर रहा हूँ और मैंने उसकी एक प्राइस कर देता हूँ ₹100। और जैसे ही मैं ₹100 अनाउंस करता हूँ तो मेरे घर के बाहर या लोग ख़रीदने के लिए, बहुत सारे लोग ख़रीदने के लिए रेडी हैं। तो 100-200 बंदा उस फ़ोन को ख़रीदने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब मैं क्या देखूँगा कि मेरी जो चीज़ है उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ गई है। तो जैसे ही उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ेगी तो मैं अपनी प्राइस इंक्रीज़ कर दूँगा। जैसे ही मैं प्राइस इंक्रीज़ करूँगा तो मेरी जो चीज़ की वैल्यू वो भी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह मैंने अपनी एक चीज़ की वैल्यू डिसाइड कर ली। इसी तरह आप मार्केट में कोई फ्रूट लेने जाते हैं या जो भी चीज़ लेने जाते हैं तो उसकी वैल्यू इसी तरह ही सेट होती है, डिमांड एंड सप्लाई। इसी तरह ये फाइनेंस में एक रूल है, डिमांड एंड सप्लाई, जिसके अकॉर्डिंग ये सारा काम चलता है, जिसके बरक्स ये सारा काम तरतीब में आता है। डिमांड एंड सप्लाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हम एक हर चीज़ की एक वैल्यूएशन, एक चीज़ सेट करते हैं और डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही आपकी चीज़ों की प्राइस सेट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दुकान पर फ्रूट लेने जा रहे हैं तो उधर सेब भी पड़ा हुआ है और बनाना भी है, तो बनाना की प्राइस कम है और सेब की प्राइस ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि सेब दिखने में लाल है, दिखने में खूबसूरत है तो उसकी प्राइस ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि सेब की डिमांड ज़्यादा है तो इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा है। इसी तरह अगर कोई कंपनी अगर एक गाड़ी बनाती है, उसकी प्राइस 1 लाख रुपए रखती है और उसको लेने के लिए लोग तैयार हैं, तो अगर उसके दौरान गवर्नमेंट क्या करे, अगर वो बहुत सारे नोट प्रिंट कर दे और उन सब लोगों को दे दे कि आप जाके अपनी चीज़ें ख़रीद सकते हैं, और वो नोट लेके गाड़ियाँ ख़रीदने लग जाते हैं, तो वो हर बंदा गाड़ी ख़रीद सकता है। लेकिन इसका बहुत सारी करेंसी प्रिंट करने का नुकसान ये हुआ कि उस जो कंपनी है उसको ये पता चलेगा कि अगर 100 मेरा बायर है तो वो 100 के 100 ही गाड़ी ख़रीद सकते हैं और वो रेडी हैं गाड़ी लेने के लिए, तो वो उसकी प्राइस को डबल ट्रिपल कर देंगे। तो अगर आपने अपने मुल्क में इन्फ्लेशन को कम करना है तो ज़्यादा सारे नोट प्रिंट करना हल नहीं है, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। अगर आपने अपने मुल्क में इन्फ्लेशन को कम करना है तो उसका उसका बेस्ट हल है कि आप अपने कंट्री की रिसोर्सेज, आपके गुड्स, इनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो या इंपोर्ट ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आप ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरह लोग पैसा कमाते हैं और डिमांड एंड सप्लाई चलते हैं और एक चीज़ की वैल्यू डिसाइड होती है। बहुत सालों पहले, आज से बहुत सालों पहले, लोग पैसे की एक्सेप्टेंस को इस तरह देखते थे कि पहले बहुत सारे लोग ये करते थे, किसी ने अगर कोई चीज़ लेनी हो तो वो उसके चीज़ के एवज़ में उसको गंदम या गेहूँ दे देते थे, जिसकी वजह से उनका एक काम चलता था, जिससे वो काफ़ी हद तक ट्रेड भी करते थे। लेकिन कुछ अरसे बाद लोगों ने ये सोचा कि अब हमें कुछ ऐसी वैल्यू, हमारे पास कुछ चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए जो हमारे पास स्टोर भी रहे और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू भी बढ़े। तो सबसे बेस्ट तरीका था कि वो गोल्ड में आप गोल्ड सेव करते हैं। तो लोगों ने क्या किया कि पैसे के उन्होंने गोल्ड में ट्रेड करना शुरू कर दी। अब गोल्ड आपको, वो भी जो उनका तरीका था गोल्ड में ट्रेड करने का, या गोल्ड में उन्होंने गोल्ड को करेंसी में कन्वर्ट किया, लेकिन गोल्ड को एक से दूसरी जगह लेकर कैरी करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसकी सिक्योरिटी भी चाहिए थी और वो ईजी, गोल्ड वाज नॉट ईजी टू कैरी। तो उसको इसलिए उन्होंने इतना, वो जो गोल्ड सेव करने का जो मामला था वो इतना ऊपर या आगे तक नहीं जा सका। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये कहा कि ठीक है, आप अपना गोल्ड हमें डिपॉजिट करवा दें, हम इसकी सिक्योरिटी भी देंगे, हम इसका ख्याल भी रखेंगे और उसके इवज़ हम आपको एक रिसिप्ट दे देंगे जिसे को इम्प्रेशन नोट भी कहते हैं। तो उस नोट की खातिर या उस नोट के लिए या उस रिसिप्ट से आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर एक करेंसी में तब्दील हो गया, जिसे आज हम पैसा कहते हैं। तो उस पैसे से यानी उस रिसिप्ट से
आपको करेंसी मिलना शुरू होगी और आप अपने कंट्री में ट्रेड आराम से कर रहे थे। लेकिन जब आपने ट्रेड यूएस से करनी हो या किसी और कंट्री से करनी हो तो आपको उनकी करेंसी चाहिए ट्रेड करने के लिए। लेकिन तब लोग ये सोचते थे कि अब अगर हमने ट्रेड करनी है तो हम यूएस डॉलर क्यों लें। और यही बात यूएसए भी सोचता, अमेरिका भी सोचता था कि हम अगर पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल अगर हमें पाकिस्तान के साथ ट्रेड करनी है तो हम इनकी करेंसी क्यों लें, क्योंकि ये जो करेंसी हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं उनके सिग्नेचर है, उनकी परमिशन है कि आप ये नोट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हम उनको तो नहीं बता सकते कि आप हमारा नोट यूज़ करें, वो तो हमारी करेंसी को नहीं मानेंगे और इसी तरह हम यूएस डॉलर को नहीं मानेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम उनका यूएस डॉलर ले भी लेते हैं, हमने उनका यूएस डॉलर ले लिया और उनसे ट्रेड कर लिया और अगली ट्रेड अगर हमारी रशिया के साथ है तो रशिया कैसे मानेगा। तो इसी तरह आपकी करेंसी आपके मुल्क में तो बहुत अच्छी वर्क कर रही थी, लेकिन जब आपने बहुत सारे कंट्रीज़ को ये मुश्किल आ रही थी कि वो अगर दूसरे कंट्रीज़ में ट्रेड करनी है तो वो कौन सी ऐसी चीज़ में ट्रेड करें जिससे हर कंट्री उसको एक्सेप्ट करे और ट्रेड भी हो और एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी ना हो और हम आगे भी बढ़ें। तो उसका तब एक रूल इंट्रोड्यूस करवाया जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड का ये था कि फॉर एग्जांपल आप गोल्ड स्टैंडर्ड का रूल मैं आपको बताता हूँ कि ये है कि पाकिस्तान ने 1 ग्राम सोने की कीमत फॉर एग्जांपल 30 रुपये तय कर दी और इसी तरह यूएसए ने भी 1 ग्राम की कीमत $20 तय कर दी। तो इस तरह क्या हुआ कि पाकिस्तानी 30 रुपये $20 के मुकाबले में आ गया। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह उन्होंने एक प्राइस सेट की तो जो भी वो ट्रेड कर रहे थे तो वो इसी तरह ट्रेड हो रही थी। क्योंकि अगर उनके पास अगर पाकिस्तान डॉलर्स ले रहा है, उसको पता है कि अगर इतने डॉलर्स लिए तो वो इतने ग्राम सोना बनता है, तो वो उस सोने को बाद में अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसी तरह यूएसए भी यही सोच रहा था कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड किया, अगर हम उनके पैसे लेते हैं तो हमें पता है ये उनके इतने पैसे इतने ग्राम के इक्वल हैं, तो हम उसको बाद में करेंसी में तब्दील कर लेंगे। तो इसी तरह फिर उन्होंने कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ ट्रेड करना स्टार्ट की। लेकिन इसके साथ एक ये रूल था कि जितने गोल्ड के रिज़र्व आपके कंट्री में होंगे, ये रूल था गोल्ड स्टैंडर्ड का कि जितने गोल्ड के रिसोर्सेज आपके कंट्री में होंगे उतने उसी के लिमिट के अंदर, उसी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 मिलियन का गोल्ड है तो आप 100 मिलियन के ही नोट प्रिंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकते। तो इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज़, इवन हर कंट्री ने यही रूल को अपनाया और वो उनकी एक ट्रेड स्टार्ट हो गई। जैसे ही उनकी एक ट्रेड स्टार्ट होती है, क्योंकि मैं आपको एक बात, पेपर वैल्यू तो कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू तब बढ़ती है जब कोई गवर्नमेंट किसी मुल्क की आपको उस करेंसी को एक्सेप्ट करे, तब वो पेपर वैल्यू बनता है। तो आगे चल के तो बहुत सारे लोग फिर ये भी सोचना शुरू हो गए कि अगर ये चीज़ इतनी ही अच्छी है तो आगे चल के लोगों को उन्होंने ये रूल ख़त्म क्यों किया, गोल्ड स्टैंडर्ड का रूल ख़त्म क्यों किया। क्योंकि अगर ये इतना ही अच्छा अगर ये काम वर्क कर रहा था तो उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड का रूल ख़त्म क्यों किया। क्योंकि ये रूल तब ख़त्म हुआ जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वॉर जब 1 स्टार्ट हुई तो मुल्क में लोगों ने अपने कंट्री को डिफेंड करना था और डिफेंड करने के लिए उनको वेपन्स चाहिए थे। और तब सबसे बड़ा एक्सपोर्टर एक यूएस ही था जो वेपन एक्सपोर्ट करता था। तो उन्होंने अपनी जो करेंसी थी, जो गोल्ड था, उसको यूएस भेजा, उनके साथ ट्रेड की और वेपन्स की ट्रेड की। जैसे ही इसी तरह बहुत सारा गोल्ड यूएस जाता रहा, हर कंट्री तकरीबन इसी तरह ही कर रहा था वेपन्स लेने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर थी, पूरी दुनिया में जंग लगी हुई थी। तो उस जंग को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपने डिफेंड करने के उनको वेपन्स रिक्वायर्ड थे। जैसे ही उनको वेपन्स रिक्वायर्ड थे तो वेपन्स ट्रेड करने थे, और वो ट्रेड किस तरह हो सकती थी, गोल्ड में ट्रेड हो सकती थी अकॉर्डिंग टू गोल्ड स्टैंडर्ड लॉ। तो जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो बहुत सारे कंट्रीज़ इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गए, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ को डेप्ट में जाना पड़ गया। अब लेकिन फिर भी कंट्रीज़ एक ना एक कोशिश कर रहे थे कि हम अपने किसी ना किसी तरीके से अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करें। अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई थी और वर्ल्ड वॉर 2 आ गई और वर्ल्ड वॉर 2 लग गई। और जब जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई, ये दुनिया के सबसे इकोनॉमिक क्राइसिस
के तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 पहचानी जाती है, क्योंकि इसके बाद हर कंट्री में सिवाय यूएसए के बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस इकोनॉमी आए थे, क्योंकि लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए वेपन उधर से एक्सपोर्ट कर रहे थे, और इसी तरह करते 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 80% गोल्ड यूएसए के पास चला गया। जिस तरह ये 80% गोल्ड यूएसए के पास जाता है, तो अब यूएसए बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाता है, और इसी जिसकी वजह से अब दूसरे कंट्रीज़ के बाद करेंसी नहीं है। इट मीन्स गोल्ड नहीं है तो करेंसी नहीं है, वो अगर उनके पास गोल्ड नहीं है तो वो नोट नहीं प्रिंट कर सकते उस हिसाब से। तो इसी तरह फिर उन्होंने 19 आई थिंक सो, लेट मी जस्ट टेल यू, 1944 में, क्योंकि 1944 में बहुत सारे क्राइसिस थे, बहुत सारे कंट्रीज़ को क्राइसिस का सामना पड़ रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस, और हर कंट्री दिन ब दिन नीचे जा रहा था। तो 1944 में उन्होंने एक ब्रेटन काउंसिल के तौर पर मीटिंग की, और उन्होंने एक दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए, आईएमएफ और आईबीआरडी। आईबीआरडी को आजकल वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, और आईएमएफ जो हम सबको पता है कि आईएमएफ क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा इदारा है। उन्होंने कहा कि आईबीआरडी वो देखेगी जो लोग वर्ल्ड वॉर में तबाह हो गए हुए हैं, जिनके कंट्रीज़ ख़त्म हो गए, जिनका नामो निशान ख़त्म हो गया हुआ है, उनको दोबारा डेवलप करने की। और आईएमएफ का था कि जो लोग जिनके पास करेंसी नहीं है उनको लोन देके और उनकी इकॉनमी को बेहतर करने के और क्राइसिस चलाने के लिए। और यही दो ऑर्गेनाइजेशन आज तक काम कर रही हैं, इनके हमारे मुल्क में भी। हमें भी जब किसी मुल्क से या डेट लेना होता है तो आईएमएफ से ही हम रब्ता करते हैं। तो इसी तरह इन दो ये जो रूल बने थे, ये जो रूल आज तक चल रहे हैं, और इसी रूल की खातिर और इसी रूल से और इसी रूल की बेस पर बहुत सारे कंट्री, इवन के हमारा मुल्क पाकिस्तान भी आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात करता है और उनसे डेट लेता है। तो ये है सारी वजह जिसकी वजह से बहुत कंट्री नोट नहीं प्रिंट कर सकता, और किस तरह ये सारा मनी एवोल्यूशन हुई, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी